आप इस वीडियो को देखिए और अभी कुछ ही घंटों में जो इसके साथ होने वाला है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। So you had complaints from one programmer who said you guys were basically stealing people's stuff and not paying them, and then he wound up. What was that? Also a great tragedy. He committed. Do you think he committed? I really do. नवंबर 2024 एक 26 साल का एआई रिसर्चर जो कभी दुनिया की सबसे पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी के डेवलपमेंट पर काम करता था और एक महीने पहले ही उसने अपनी ही कंपनी पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे और फिर उसकी बॉडी उसके सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट से मिलती है। पुलिस को इतनी जल्दी थी कि उन लोगों ने तुरंत इसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके पेरेंट्स और कुछ लोगों का मानना है कि सुचीर बालाजी का मर्डर हुआ है। There is nobody else in the scene. That doesn't mean they can just come to conclusion. And we have seen the bloodshots in the bathroom, signs of fight in the bathroom. तो यहाँ पर सवाल ये है कि सुचीर बालाजी के अपार्टमेंट में उस रात आखिर सच में हुआ क्या था और क्या एआई विसल ब्लोअर को सच बोलने की वजह से चुप करा दिया गया? इसका आकलन इस डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप खुद ही लगा सकते हो। तो चलो जानते हैं इस केस को। सुचीर बालाजी कोई ऑर्डिनरी इंजीनियर नहीं था। वो बचपन से ही एक प्रोडिजी था। सिर्फ कोडिंग में ही नहीं बल्कि कैसे भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को वो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुचीर बालाजी ने बहुत ही यंग एज में कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। Suchir was a prodigy. From birth we knew he was gifted. He was national champion in 2016 for computing Olympiad. और अपनी स्कूल के दौरान ही उसने कई सारे नेशनल लेवल प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और कई सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता भी था। He was national champion in 2016 for computing Olympiad. फिर आता है उसके जिंदगी का एक बड़ा स्टेप। सुचीर बालाजी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एडमिशन लिया। The main entrance for UC Berkeley. जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है और यहीं से शुरू होता है सुचीर बालाजी के जिंदगी का दूसरा अध्याय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में, एआई के दुनिया में। कॉलेज कंप्लीट करते ही सुचीर को रिक्रूट किया जाता है एक ऐसी कंपनी में जो उस वक्त पर एआई रिवॉल्यूशन का सेंटर बन रही थी और उस कंपनी का नाम था ओपन एआई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओपन एआई के को फाउंडर जॉन स्कूलमैन ने पर्सनली सुचीर को रिक्रूट किया था और उस कंपनी में उसका रोल सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियर का नहीं था। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इंटरनेट से मैसिव डेटा कलेक्ट करने में, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के प्रोसेस में और साथ ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था वेब जीपीटी। As soon as he graduated, he started working in OpenAI as a researcher, AI researcher. His first project was WebGPT. और यही टेक्नोलॉजी बाद में इवॉल्व होकर बनती है चैट जीपीटी, जो आज के डेट में करीब करीब हम सब यूज करते हैं। एक ऑनलाइन ट्रिब्यूट में जॉन स्कूलमैन ने लिखा था कि सुचीर बालाजी के कॉन्ट्रीब्यूशंस इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एसेंशियल थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना इंपॉर्टेंट रोल होने के बाद भी पब्लिकली सुचीर बालाजी का नाम कभी हाईलाइट नहीं हुआ या शायद किया नहीं गया। ऑल्दो आप उसको चैट जीपीटी के इंट्रो वीडियोस में देख सकते हो। He was never acknowledged by OpenAI, and even after he left OpenAI, after his death also no one has acknowledged him. बट फिर भी और शायद यहीं से शुरू हुआ उसके डाउट्स का सिलसिला। ओपन एआई में काम करते हुए सुचीर बालाजी एक काफी क्रिटिकल सिस्टम पर काम कर रहा था, एआई ट्रेनिंग डेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से मैसिव अमाउंट में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग पोस्ट हो गए, फोरम्स हो गए, कोड्स, बुक्स, नॉवेल्स, कई सारे वेबसाइट्स हो गए और इन सब का डेटा को कलेक्ट कर उस एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है। और सुचीर बालाजी का काम था इस पूरे डेटा को गैदर कर ऑर्गेनाइज करना। रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे सुचीर को एथिकल कंसर्न होने लगा था और इसी बीच सुचीर के दिमाग में एक सवाल का जन्म होता है, क्या ये सारा डेटा लीगल था? मतलब उसे लीगली एक्सेस किया जा रहा था या फिर कंपनीज बिना जाने या जानबूझकर दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट यूज कर रही थी? और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बाद में सुचीर ने अपने एसे में लिखा कि जेनरेटिव एआई मॉडल्स का ट्रेनिंग डेटा कॉपीराइट के नियमों
को वॉयलेट कर सकता है या फिर कर रहा है। He explains in his publication on suchi.net what his views are and why he believes this is copyright violation. लुक, उसका आर्गुमेंट काफी सिंपल था। अगर एआई किसी ऑथर, आर्टिस्ट या प्रोग्रामर का काम इस्तेमाल कर ट्रेन होता है और फिर वही एआई उसी टाइप का कंटेंट जनरेट करता है, तो क्या ये ओरिजिनल क्रिएटर्स के बिजनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? ये सुचीर बालाजी का कंसर्न था। वैसे व्हाट डू यू थिंक? आजकल जितने भी एआई मॉडल्स हैं, क्या वो कॉपीराइट के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं? अक्टूबर 2024 में एक इंटरव्यू पब्लिश होता है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में, और इस इंटरव्यू में सुचीर बालाजी ने बहुत ही ओपनली बोला है। उसका कहना था कि एआई कंपनीज का मॉडल शायद कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन करता है। उसका ये भी बोलना था कि एआई टूल्स क्रिएटर्स के ओरिजिनल काम को इमिटेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके कॉमर्शियल वैल्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Artists' work will be lost, their means of living will be impacted. Few other like maybe Quora, few other websites, their traffic is reducing, and he also made a publication in which he explains that the answer given by ChatGPT versus the answer given by Stack Overflow, how unscientific and inaccurate the answer is. और फिर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। कोर्ट फाइलिंग्स में भी सुचीर बालाजी का नाम मेंशन हुआ एक पोटेंशियल कस्टोडियल विटनेस के रूप में। मतलब सुचीर के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे जो इस लीगल केस में इंपॉर्टेंट प्रूफ बन सकते थे, और अगर वो टेस्टिफाई करता तो शायद दुनिया के सबसे पावरफुल टेक कंपनीज में से एक आज कोर्ट के सामने खड़ी होती। You need a lawyer. I need a what? You need a lawyer or an agent. I'm doing this because I love it. ओपन एआई को छोड़ने के बाद वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। उसके प्लान्स भी काफी क्लियर थे। उसकी माँ के अकॉर्डिंग, If my son were alive, he was planning to bring a competition to OpenAI. He was working on a medical startup. He would have been a great humanitarian. He would have done a lot of causes for humanity with the concerns he had. लेकिन फिर आता है नवंबर 2024 और उसके साथ आई एक ऐसी इंसिडेंट जिसने इस स्टोरी को ग्लोबल मिस्ट्री बना दिया। नवंबर 2024 में ही सुचीर अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाता है। कैटालिना आइलैंड पर वे लोग कैंपिंग करते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। सुचीर के माँ के अकॉर्डिंग ट्रिप के दौरान वो काफी खुश था, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और अपना 26th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। और ट्रिप के बाद सुचीर जब वापस सैन फ्रांसिस्को आया तो उसने अपने पेरेंट्स से बात की, उनके साथ अपना फ्यूचर प्लान से डिस्कस किए। He made plans of going to CES in January. That was the last phone conversation he had with anyone. और अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कहीं से कोई डिप्रेशन का साइन नहीं था। सुचीर का बिहेवियर कोई अलार्म ट्रिगर नहीं कर रहा था। He was happy mood. He is not depressed or anything. लेकिन फिर एक दिन बाद अचानक से सुचीर बालाजी का फोन रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया। ऑल ऑफ अ सडन 26 नवंबर 2024 सुचीर के पेरेंट्स पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका अपार्टमेंट एक बार चेक किया जाए, क्योंकि सुचीर बालाजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और जब पुलिस ने सुचीर बालाजी के अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर मिलती है सुचीर बालाजी की डेड बॉडी। लेकिन ये बात सुचीर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। लगभग कई घंटों तक सुचीर की माँ उसी अपार्टमेंट के नीचे अपना मासूम का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर उनका डर साफ झलक रहा था। वो बेचैन थी, हर किसी से सुचीर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन साफ तौर पर कोई आंसर नहीं दे रहा था। और फिर कई घंटों बीत जाने के बाद जब सुचीर को स्ट्रेचर पर लाया गया तब जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि हर सन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। And when I just saw a stretcher that came out, I went and spoke to the officers who are the medical examiners. They said we have a dead person in the apartment. That's how I came to know. ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेथ माथे पर बुलेट लगने से हुई थी और वो गन उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंक्लूड भी कर दिया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ फाउल प्ले, और इसी तरीके से इस केस को डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सुचीर बालाजी के पेरेंट्स ने जब सुचीर के अपार्टमेंट को देखा तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो उनके हिसाब से इस साइड वाले थ्योरी को चैलेंज करती है।
जैसे फर्श पर खून का पड़ा होना, दीवारों पर खून के छींटे होना, टेबल पर आधा खाया हुआ खाना, बिखरे हुए सामान और साथ ही साथ एक ऐसा एविडेंस जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक क्लियर नहीं है। और यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन। लुक, अथॉरिटीज ने तो इस केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन सुचीर बालाजी के पेरेंट्स ने कहा कि सच कुछ और ही है। और फिर जाकर उन्होंने हायर किया एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक सेकंड ऑटोप्सी टेस्ट। Checked with the funeral home and we discussed with them, and then they also said, looks like doesn't seem normal, there's something very unusual here, you should do a second private autopsy. That's The funeral home suggested that. yes. और फिर जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तब उनका क्लेम था कि सुचीर के माथे पर जो बुलेट लगी थी उस बुलेट का एंगल से मैच नहीं करता। और अपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा एविडेंस मिला जो किसी और की प्रेजेंस को भी सजेस्ट करता है। मतलब उस अपार्टमेंट में उस वक्त पर कोई और भी था। उस अपार्टमेंट से कुछ चीजें मिलती है, जैसे एक खून से सना विग जो कि सुचीर बालाजी का नहीं था, सीसीटीवी के कटे हुए वायर्स। चलो मान लो कि अगर सुचीर बालाजी ने किया तो उसके अपार्टमेंट में किसी और के बाल के टुकड़े कैसे मिला? There is a tuft of hair that's Yes. not hair. It's from a wig. It's from a wig, and And there's a clip scene. We can see that coming out behind the door, Yes. and that's obvious evidence that no crime scene investigators or police can miss. और अगर कोई और भी वहां था तो पुलिस को सीसीटीवी में कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया, या फिर जो दिखाई दिया उसे छुपाया जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक ट्रेजिक था या फिर एक विजिल ब्लोअर को सच बोलने से पहले ही हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया गया था? उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट में ब्लड मार्क्स मल्टीपल जगह पर थे, सिर्फ एक जगह नहीं, बालकनी के पास, बाथरूम के अंदर और कुछ दीवारों पर भी। चलो मान लो अगर एक इंसान ने खुद को शूट भी किया हो तो खून के छींटे तो खुद से मल्टीपल जगह जाता नहीं, लेकिन यहाँ ब्लड के पैटर्न्स मल्टीपल जगह पर थे। और यहीं से पहला सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगर ये था तो अपार्टमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड कैसे पहुंचा? याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम था बुलेट का ट्रेजेक्टरी। उनका कहना था कि बुलेट का एंगल डाउनवर्ड था। उनके हिसाब से ये एंगल खुद से मारे हुए शॉट के लिए अनयूजुअल था, इसलिए उन्होंने डिमांड की कि इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन अथॉरिटीज अपने कंक्लूजन पर टिके हुए थे। I spoke to medical examiner's office, executive director. I told him there's a head injury, there's sign of struggle in the bathroom. He just declared that I'm the decision-making authority of state of California. I decide the cause of death. सुचीर की मां का एक और क्लेम था। उनके अकॉर्डिंग क्राइम सीन से कुछ चीजों को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं की गई थी, जैसे कि ब्लड के सैंपल्स, वो बाल का टुकड़ा और कुछ पॉसिबल स्ट्रगल इंडिकेटर्स। Like, right from that moment, I see foul play. Proper formalities were not followed, and the next day they released the body within 24 hours without doing the complete autopsy. उनका कहना था कि इस इन्वेस्टिगेशन को बड़ी ही जल्दी में कंक्लूड कर दिया गया है और अथॉरिटीज ने इन एलिगेशन पर पब्लिकली कोई डिटेल्ड रिस्पांस नहीं दिया। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स अभी भी इसी बात पर टिकी हुई है कि कोई फाउल प्ले का एंगल नहीं है इस केस में और सुचीर बालाजी ने खुद की जान ले ली थी। And how long it took, can you believe it? 40 minutes to investigate. 40 minutes to determine the date, cause of death. कि क्या सुचीर बालाजी सिर्फ कॉपीराइट इशू को एक्सपोज करने वाला था या फिर उस एआई इंडस्ट्री के कुछ और सीक्रेट्स भी पता चल गए थे उसे? और अगर ऐसा था तो क्या किसी पावरफुल सिस्टम को इससे डर था कि वो सच दुनिया के सामने आ जाएगा? और अगर हाँ तो वो कौन था? क्या वो सैम ऑल्टमैन था या कोई और? क्योंकि सुचीर के माँ का एक और भी आरोप है कि सुचीर बालाजी का एक पेन ड्राइव भी मिसिंग है। लुक, सुचीर बालाजी की स्टोरी सिर्फ एक इंडिविजुअल केस स्टोरी नहीं है, एक बड़े डिबेट का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर आज दुनिया भर में एआई कंपनीज के ऊपर लोग बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन सब का गोल एक ही है, स्मार्टर मॉडल्स, फास्टर ऑटोमेशन और एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज। लेकिन इस पूरे रिवॉल्यूशन के साथ कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि क्या एआई ट्रेनिंग के लिए इंटरनेट का डेटा फ्रीली यूज किया जा सकता है? क्या ओरिजिनल क्रिएटर्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए? और क्या एआई इवेंचुअली मिलियंस ऑफ जॉब रिप्लेस करने वाली है? सुचीर ने अपने एसे में भी एक कंसर्न
अमेजॉन को रेज किया था। उसका कहना था कि एआई टूल्स कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकते हैं और इससे लोगों की लाइवलीहुड इंपैक्ट हो सकती है। और आज अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो सुचीर बालाजी के केस के अराउंड दर्जनों थ्योरीज मिलती है इंटरनेट पर। अभी तक कोई भी वेरीफाइड एविडेंस पब्लिकली सामने नहीं आया है जो इन थ्योरीज को कंफर्म करे, इसीलिए अभी तक ये केस एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज अनडिस्प्यूटेड है वो है सुचीर बालाजी का टैलेंट, लेकिन उसका फ्यूचर अब कभी भी रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। लुक, इन सब का सच शायद कहीं बीच में दब गया हो और सुचीर बालाजी की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेशन की कहानी नहीं होती, कभी कभी ये पावर, एथिक्स और ट्रुथ की भी कहानी बन जाती है। और जब सच और पावर टकराते हैं तो सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है कि सच क्या था और क्या हम कभी भी सच को जान पाएंगे। वैसे इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप सुचीर बालाजी के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज हमें कमेंट में बताएं। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।